रात के 2 बजे जिया अपने घर की दहलीज पर खड़ी थी और जिया का एक कदम घर के बाहर था तो दूसरा घर के अंदर। घर के अंदर जिया के सपने, जिया की मेहनत और जिया के परिवार की इज्जत थी, जिसने जिया के कदमों को उसूलों की जंजीरों से जकड़ रखा था। और घर के बाहर सिर्फ एक ही चीज थी जिसके लिए जिया को अपना परिवार और अपने परिवार की इज्जत और मान सम्मान को घर की दहलीज के अंदर ही छोड़कर जाना था। और वो चीज जिसके लिए जिया अपने खानदान के उसूलों के खिलाफ बगावत करने पर उतर आई थी और अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, वो चीज थी जिया का प्यार। अब जिया के दिल का फैसला खुद जिया के हाथ में ही था और उसका दिल उसके घर के बाहर खड़े उस 6 फुट 7 इंच के आदमी के हाथ में था। लेकिन ये फैसला जिया ने शायद बहुत पहले ही कर लिया था। जिया जोर जोर से अपने कमरे का दरवाजा पीट रही थी और बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, क्योंकि जिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और ये सजा किसी कोर्ट ने नहीं सुनाई थी जिसके आगे हाथ पैर जोड़कर जिया अपनी रिहाई की गुहार लगा सकती थी, बल्कि ये सजा तो जिया को उसके कागजी पति और उसके पापा ने सुनाई थी, जिन्हें जिया बापू कहकर बुलाया करती थी। 3 दिन बाद जिया की बारात आने वाली थी, लेकिन जिया जानती थी कि उसके घर से उसकी बारात नहीं बल्कि उसकी अर्थी उठने वाली थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि ये अर्थी सफेद कफन के बजाय शादी के लाल जोड़े में उठने वाली थी। लेकिन अब ये जंग सिर्फ जिया के प्यार की ही नहीं थी बल्कि सही और गलत की भी थी। पीके पहने हुए विराट ने जिया की आंखों में आंखें डालकर देखा और बड़े फक्र से कहा, तुम्हें पता है जिया, अगर प्यार कोई क्रिकेट मैच होता ना तो मैं इस प्यार में जरूर जीत जाता, क्योंकि क्रिकेट तो मेरा फेवरेट गेम है और मैं इसमें सबसे एक्सपर्ट हूँ और इस गेम में तो कोई भी माई का लाल मुझे हरा नहीं सकता। विराट की ये बात सुनकर जिया उसकी इस बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी थी। जिया विराट के साथ यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में बैठी थी, जहां आज स्पोर्ट्स का फाइनल मैच चल रहा था। विराट ने अपना मैच जीत लिया था और जिया के पास आकर अपनी जीत की कहानी सुनाने लगा, तो जिया भी बड़े फक्र से विराट को ही देख रही थी। विराट ने जिया को बताया कि कैसे उसने आखिरी ओवर में छक्का मारकर सामने वाली टीम का पूरा पासा ही पलट दिया। हालांकि जिया ने मैच देखा हुआ था और विराट ने भी उसे अपने लिए चीयर्स करते हुए देखा था, लेकिन फिर भी विराट मैच की हर बारीकियां जिया को बता रहा था। और जिया, जिसे कभी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो जिया विराट को क्रिकेट खेलते हुए देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। और उस वक्त जिया अपनी किताबें, अपने सबक, अपने संस्कार सब कुछ भूल जाती थी, जिनको जिया ने अपने पल्लू से बांधकर इस यूनिवर्सिटी में कदम रखा था। किसी ने सच ही कहा है कि मोहब्बत उस बला का नाम है जो इंसान को बगावत करने पर मजबूर कर देती है। और फिर जब किसी इंसान को ये मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर इंसान ये नहीं सोचता कि परिवार की इज्जत क्या है और खानदान की परंपराओं का क्या महत्व होता है। जिया को इस बगावत के लिए उकसाने वाला उसका दिल ही था, जो अब विराट के कब्जे में आ चुका था। विराट और जिया की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। विराट बीबीए का स्टूडेंट था, जबकि जिया साइंस की स्टूडेंट थी। विराट और जिया दोनों अलग अलग दुनिया से ताल्लुक रखते थे और 2 अलग अलग जगहों से आए हुए और अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ने वाले और तो और अलग अलग सोच रखने वाले दिल एक दूसरे से जुड़ गए थे। और अब तो ये दिल ऐसे जुड़ गए थे कि अब उन दोनों के बीच एक मजबूत और अनोखा रिश्ता बन गया था, जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन ये रिश्ता बना तो बना कैसे, तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि 2 दिलों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए कभी कभी बस एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। और फिर तो ये रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और फिर एक हल्की सी नजर में ही हम अपना सब कुछ उस इंसान को सौंप देते हैं जिसे हम पहले कभी जानते तक नहीं थे।
जिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और जिया की नजर पहली बार विराट पर तब पड़ी थी जब जिया अपनी फेवरेट आइसक्रीम लेने के लिए अपनी दोस्त गीता के साथ कैफेटेरिया में गई थी। जिया को सिर्फ उसी फ्लेवर की आइसक्रीम खानी थी, लेकिन जिया से पहले वहां स्पोर्ट्स ड्रेस और सर पर पी कैप पहने एक लड़का मौजूद था जिसके हाथ में चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम थी और जिया को भी वही चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम खानी थी। लेकिन काउंटर पर जाते ही जिया को पता चला कि चॉकलेट फ्लेवर की सिर्फ एक ही आइसक्रीम बची थी जो उस लड़के को दे दी गई थी और ये सुनते ही जिया का दिल तो जैसे टूट ही गया था। लेकिन उस लड़के ने तो जैसे जिया के टूटे दिल की आवाज सुन ली थी और वो तुरंत जिया के सामने आकर खड़ा हो गया और जिया जो वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ा रही थी उस लड़के को देखकर एकदम से चौंक गई थी। उस लड़के की गहरी काली आंखें जिया को गौर से देखने लगी तो जिया बिदक कर थोड़ा सा पीछे हट गई, क्योंकि जिया तो बचपन से ही डरपोक थी और बहुत शरीफ भी थी, क्योंकि आज तक किसी भी लड़के ने जिया का इस तरह से रास्ता नहीं रोका था। लेकिन कुछ चीजें तो जिंदगी में पहली बार होती हैं और जिंदगी की आखिरी सांस तक अपना असर छोड़ जाती हैं। ये पल भी बिल्कुल वैसा ही था। उस लड़के ने अपनी आइसक्रीम जिया के हाथों में थमा दी जो अब पिघलने लगी थी। जिया ने भी झट से वो आइसक्रीम अपने हाथों में थाम ली और इससे पहले कि वो उस लड़के से कोई सवाल पूछती या इस मेहरबानी की वजह पूछती, वो लड़का वहां से जा चुका था और जाते जाते वो जिया का दिल भी अपने साथ ले गया था। लेकिन जिया अपने ऊपर किसी का कर्ज बाकी नहीं रखती थी, इसलिए उसने उस लड़के को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का जिया को कहीं नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग आंखों में बस जाते हैं वो लोग फिर हर चेहरे में नजर आने लगते हैं, और इसी वजह से जिया ने ना जाने कितने लड़कों को वो लड़का समझकर आइसक्रीम के पैसे देने की कोशिश की थी। लेकिन फिर जैसे ही उनका असली चेहरा सामने आता तो जिया बहुत ही शर्मिंदा हो जाती और उन लड़कों से माफी मांगकर वापस लौट आती थी। आखिरकार जिया ने उस लड़के की तलाश करना छोड़ दिया और दिल ही दिल में बड़बड़ आने लगी, अब इस कर्ज के भुगतान के बारे में भूल जा जिया, अगर उस लड़के को अपनी आइसक्रीम के पैसों की जरूरत महसूस होगी तो वो खुद ही आकर तुझसे मांग लेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो लड़का जिया की क्लासरूम में आ गया। जिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ने में मशगूल थी कि तभी अचानक उस लड़के ने जिया के टेबल पर अपनी उंगली से टैप किया। जिया ने गर्दन उठाकर उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन फिर वो अपनी गर्दन झुकाना ही भूल गई थी। जिया ने तो सोचा कि शायद वो लड़का अपने पैसे वापस लेने आया होगा, इसलिए उसने जल्दी से अपना बैग खोला और वो नोट निकालकर उस लड़के को देने लगी जो कल से उसकी बैग में पड़े पड़े सिलवटों से भर गया था। लेकिन वो लड़का जिया की इस हरकत पर शर्मिंदा हो गया, क्योंकि जिया उसके आने के असली मकसद को समझ ही नहीं पाई थी। जब उस लड़के ने जिया को बाहर मिलने का इशारा किया तब जिया तो हैरान होकर उसका मुंह ताकते रह गई, क्योंकि क्लास में सब लोग जानते थे कि जिया ने आज तक अपनी क्लास के किसी भी लड़के से बात तक नहीं की थी। लेकिन ये तो दूसरी क्लास का लड़का था जो उसे बाहर आने का इशारा कर रहा था। जिया तो अपनी आंखें फाड़े उस लड़के को देख रही थी कि तभी उस लड़के ने जिया की मुश्किल आसान कर दी। वो लड़का जिया के रास्ते से हट गया और हाथ के इशारे से जिया को आगे बढ़ने के लिए कहा। जिया किसी जिन की तरह उसकी बात मानकर उसके आगे आगे चलने लगी और क्लास से बाहर आ गई। जिया उस लड़के की बात मानकर क्लास से बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़के की इस बदतमीजी का उसे क्या जवाब दे। लेकिन इससे पहले कि जिया कुछ सोच पाती, वो लड़का जिया के बहुत ही करीब आ गया और जिया की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, वो आइसक्रीम थोड़ी पिघल गई थी ना, उसके लिए सॉरी। मैं उस वक्त थोड़ा परेशान था और जल्दी में भी था, इसलिए सोचा कि बाद में माफी मांग लूंगा। और फिर उस लड़के ने जिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहने लगा, वैसे इस नाचीज को विराट आनंद कहते हैं,
और आप मेरे नाम को केमिस्ट्री के फॉर्मूला की तरह याद कर लें मिस जिया। तब जिया ने कहा, बाय द वे, मुझे आपका नाम याद रखने की क्या जरूरत है भला, और वैसे भी मैंने तो आपसे आइसक्रीम मांगी ही नहीं थी, वो तो आप खुद ही मेरे हाथ में थमाकर चले गए थे। और फिर जिया ने अपने हाथ में पकड़ा नोट उस लड़के की तरफ बढ़ाया और कहने लगी, ये रहे आपकी आइसक्रीम के पैसे, क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं रखती। जिया की ये बात सुनकर वो लड़का कहने लगा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ मिस जिया, नैतिकता और आदर्शों की किताबों में लिखा गया है कि एक लड़के को कभी भी किसी लड़की से पैसे नहीं लेने चाहिए, चाहे फिर वो लड़की अजनबी ही क्यों ना हो। उस लड़के की ऐसी अजीब बात सुनकर जिया हैरान हो गई, क्योंकि जिया ने अपनी पढ़ाई की किताबों के अलावा कभी कोई और किताब पढ़ी ही नहीं थी। अब जिया को अपनी अज्ञानता पर शर्म आ रही थी, लेकिन फिर उसने बात को पलटते हुए कहा, मैं किसी अजनबी से मुफ्त में कोई चीज नहीं लेती, क्योंकि मेरी उसूलों की किताबों में यही लिखा है। जिया की इस बात पर वो लड़का कहने लगा, मिस जिया, जब कोई लड़का किसी लड़की से दूसरी बार मिलता है तो फिर वो अजनबी नहीं रह जाता, लेकिन हाँ, अगर आप तीसरी बार जब भी मुझसे मिलने की सोचें, तब इन पैसों से मुझे एक कप कॉफी पिला सकती हैं। इतना कहकर वो लड़का मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया, और जिया भूत बनी हैरानी से उसे तब तक जाते हुए देखती रही जब तक वो जिया की नजरों से ओझल नहीं हो गया। और फिर सच में बात सिर्फ दूसरी मुलाकात पर ही नहीं रुकी थी। वो लड़का हर बार जिया से मिलने के इत्तेफाक खुद ही पैदा कर देता था, और फिर जानबूझकर हैरान होकर जिया से कहता था, क्या हसीन इत्तेफाक है ना, लगता है हमारे सितारे आपस में टकरा गए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जिया भी उस लड़के को मिलने का मौका दे रही थी, जबकि जिया के परिवार की परंपरा और उसकी परवरिश उसे कभी भी ये इजाजत नहीं देती थी कि जिया किसी भी लड़के से यूं सरेराह टकरा जाए और फिर उनकी ये टक्कर मुलाकातों में बदल जाए। जिया उस जगह से आई थी जहां अजनबियों से यूं सरेराह टकराने की इजाजत नहीं थी। जिया एक बहुत बड़े जमींदार खानदान से ताल्लुक रखती थी, जहां किसी अनजान व्यक्ति से प्यार करना एक ऐसा अपराध माना जाता था जिसकी सजा के तौर पर उसे हमेशा के लिए समाज से निकाल दिया जाता था, और फिर पूरे गांव में न सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे खानदान की बदनामी होती थी। और जिया इस बात से वाकिफ थी कि उसके कंधों पर सिर्फ उसकी अपनी ही जिंदगी के ख्वाहिशों का बोझ नहीं था, बल्कि परिवार की हर लड़की के ख्वाबों का बोझ भी उसके ही कंधों पर था। और अगर जिया अपने परिवार के उसूलों के खिलाफ बगावत करती तो उसका खामियाजा जिया के परिवार की हर लड़की को भुगतना पड़ता। लेकिन जब दिल खुद ही अपनों के खिलाफ बगावत कर दे तो फिर दूसरों की चिंता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। जिया ने भी अपने दिल की बात मानकर अपने परिवार के उसूलों के खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन जिया को ये नहीं पता था कि उसका ये फैसला उसके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि जिया के प्यार ने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। जिया एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी और उसके खानदान में औरतें मर्दों के सामने बड़े बड़े घूंघट तानकर ही चलती थीं। बचपन से ही जिया और उसकी बहनों को यही सिखाया गया था कि इस खानदान की लड़कियों को अपनी मर्जी से और आजादी से जीने का कोई हक नहीं है। उन्हें भी घर की बाकी औरतों की तरह ही घूंघट के पीछे ही जीना होगा और घर की चारदीवारी के अंदर रहकर अपनी और अपने खानदान की इज्जत की हिफाजत करनी होगी। जिया के खानदान में तो लड़कियों को बिना किसी काम के बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं होती थी, और अगर कभी किसी काम से बाहर निकलती भी थी तो सख्त पहरे और कड़ी सुरक्षा में बाहर निकलती थी, क्योंकि जिया के गांव की गिनती आसपास के सभी गांवों में एक नामदार गांव में होती थी, धन और वैभव मामले में भी और इज्जत और प्रतिष्ठा के मामले में भी। जिया के पापा गांव के सबसे बड़े जमींदार के बेटे थे और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी भी थे। जिया के खानदान में धन दौलत और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये सब उस घर की औरतों को सिर्फ घर की चारदीवारी के भीतर ही मिलता था, बाहर नहीं।
जिया के खानदान में लड़कियों को सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ने की इजाजत थी, उसके बाद उन्हें सिर्फ घर के काम ही सिखाए जाते थे। जिया की कजिन्स ने भी सिर्फ मैट्रिक तक की ही पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन जिया अपने खानदान की सभी लड़कियों से अलग थी और उसके विचारों के साथ साथ उसके सोचने समझने का तरीका भी सबसे अलग था। ऐसा नहीं था कि जिया अपने खानदान के उसूलों का सम्मान नहीं करती थी या घूंघट प्रथा की परंपरा का पालन नहीं करती थी, लेकिन बात बस इतनी सी थी कि जिया को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जिया का दाखिला भी उसी स्कूल में करवाया गया जहां उसके खानदान की बाकी लड़कियां अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर चुकी थीं। उस स्कूल में जिया हमेशा अपनी क्लास में टॉप आती थी और उसके टीचर्स उसकी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित थीं। जिया ने 10वीं कक्षा में पूरे बोर्ड में टॉप किया था और जब जिया ने ये खबर अपने बापू को सुनाई तो उसके बापू भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए थे, क्योंकि जब बच्चों को सफलता मिलती है तो सबसे ज्यादा खुश तो उसके माँ बाप ही होते हैं। लेकिन फिर 10वीं कक्षा के बाद जिया ने आगे पढ़ने का फैसला किया और जब उसने अपने बापू के सामने आगे पढ़ने की जिद की तो उसके बापू भी एकदम से चुप हो गए थे, क्योंकि जिया के खानदान की हर लड़की 10वीं पास करने के बाद घर में ही रहती थी, लेकिन जिया ऐसी पहली लड़की थी जिसने हिम्मत करके अपने बापू के सामने आगे पढ़ने की जिद की थी। क्योंकि जिया अपने खानदान की पहली लड़की थी जिसने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप किया था और बहुत सारे कॉलेज उसे अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए संपर्क भी कर रहे थे, इसलिए जिया के बापू के लिए भी फैसला लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन जिया कुछ भी करके उनसे अपनी बात मनवाना चाहती थी और फिर काफी कोशिशों के बाद जिया को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ने की इजाजत मिल गई। लेकिन ये इजाजत जिया को यूं ही नहीं मिली थी कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सके, बल्कि जिया के बापू जिया को छोड़ने और वापस लाने के लिए एक गाड़ी भेजते थे जो जिया के कॉलेज में रहने तक वहीं रहती थी और इस तरह कॉलेज जाने के बाद भी जिया अपने बापू की कड़ी निगरानी में ही रहती थी। जिस कॉलेज में जिया ने एडमिशन लिया था वहाँ गर्ल्स और बॉयज की अलग अलग क्लास ली जाती थी और जिया को भी यही चाहिए था, क्योंकि जिया को तो बस पढ़ना था और खूब पढ़ना था। किताबों में सिर गड़ाए रखना, यही तो जिया का जुनून था और जो सुकून जिया को किताबों से मिलता था वो किसी और चीज से नहीं मिलता था। घर पर भी जिया हमेशा किताबों में सिर गड़ाए बैठी रहती थी और अगर जिया के टेस्ट में 1-2 नंबर भी कम हो जाते तो उसे बुखार आ जाता था। और हद तो तब हो गई थी जब जिया की बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले जिया का बीपी हाई हो गया था। उस दिन जिया इतनी परेशान थी कि उसे देखकर उसके घर वाले भी परेशान हो गए थे, क्योंकि जिया को ऐसा लगता था कि वो एग्जाम्स में सब कुछ भूल जाएगी और जिया की इस बेवकूफ़ी पर उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती और कहती कि तूने पूरा साल तो किताबों से नजर तक नहीं हटाई, तो अब कैसे सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन जिया तो ऐसी ही थी, आखिरी वक्त में परेशान होने वाली और खुद पर शक करने वाली कि पता नहीं एग्जाम्स में वो कुछ लिख भी पाएगी या नहीं। लेकिन ये तो भगवान का शुक्र था कि जब जिया ने एग्जाम्स दिया तब उसे सब कुछ याद था और फिर जब रिजल्ट का दिन आया तो वो दिन जिया की जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन था, क्योंकि जिया का सपना सच हो गया था और उसने पूरे बोर्ड में टॉप किया था। बोर्ड की तरफ से जिया को पुरस्कार लेने के लिए बुलाया गया था और जिया उस पुरस्कार समारोह में अपने बापू के साथ गई थी। शिक्षा मंत्री ने खुद अपने हाथों से जिया को पुरस्कार देकर उसका सम्मान किया और जिया ने भी बहुत ही खुशी से अपना पुरस्कार स्वीकार किया था। जिया ने उसी वक्त तय कर लिया था कि वो अपनी सफलता की कहानी यहीं खत्म नहीं करेगी, क्योंकि उसे अभी बहुत आगे तक जाना था। सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि वो अपने जैसी बाकी लड़कियों के लिए भी कुछ करना चाहती थी। जब जिया के बापू की भी वाहवाही के साथ प्रशंसा की गई तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। जिया के बापू जो ये सोचते थे कि औरतों को घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि औरतें बदनामी का कारण बनती हैं। आज उन्होंने अपनी सोच बदल दी थी, क्योंकि जिया ने अपने बापू का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाकर उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। आज जिया के बापू जिया से बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बिरादरी के और समाज के बड़े बड़े लोग उनके घर आकर उन्हें बधाई दे रहे थे कि आपकी बेटी ने तो आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाकर आपका सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। जिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि जिया को ऐसा लगा कि अब तो उसे बगैर मिन्नतों के भी यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन जब जिया ने अपने बापू से आगे पढ़ने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा, देखो जिया बेटा, तुम्हारी जिद के कारण ही मैंने तुम्हें कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। हालांकि हमारे खानदान की परंपरा में तो लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी इच्छा का सम्मान किया और तुमने भी मेरा सिर नहीं झुकाया, और उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने बापू की ये बात सुनकर जिया हैरत में पड़ गई, क्योंकि जिया को तो पूरा विश्वास था कि उसके बापू बिना किसी बहस के उसकी बात मान लेंगे और उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे देंगे। जिया ने अपने बापू से कहा, बापू, आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैंने हमारे खानदान की इज्जत और मान सम्मान पर कभी कोई भी आंच नहीं आने दी है, बल्कि उसे और भी ऊंचा किया है। मैं आपसे वादा करती हूँ बापू कि आगे भी आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन प्लीज मुझे आगे पढ़ने से मत रोकिए। जिया के बापू ने कहा, ठीक है जिया, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुम मेरी उस शर्त को मान लेती हो तो मैं तुम्हें तुम जहाँ चाहोगी वहाँ पढ़ने के लिए भेज दूंगा। और जब जिया ने अपने बापू की वो शर्त सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और वो सोच में पड़ गई कि क्या उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बापू की उस शर्त को मान लेना चाहिए या नहीं। और फिर जिया अपने आप से ही सवाल करने लगी कि क्या बापू के लिए ये शर्त मेरी सफलता से भी ज्यादा बढ़कर हो गई है। लेकिन फिर जब जिया अपने बापू के कमरे से बाहर निकली तो उसने अपने बापू की शर्त मान ली थी और उसने अपने बापू से कहा, बापू, मुझे आपकी इस शर्त से कोई आपत्ति नहीं है। मगर उस समय जिया को नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी के साथ कितना बड़ा जुआ खेल रही है, क्योंकि उस शर्त को मानते वक्त जिया का दिल एकदम साफ था, बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह, जिस पर आज तक किसी ने अपना प्यार भरा संदेश नहीं लिखा था। और शायद इसीलिए जिया को अपने बापू की उस शर्त को मानने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि जिया ने सोचा कि अगर मेरा ये सपना पूरा नहीं भी हुआ तब भी एक ना एक दिन तो मुझे अपने बापू की ये बात माननी ही पड़ेगी, तो फिर क्यों ना मैं अभी इस बात को मानकर अपने सपनों की उड़ान भर लूं। लेकिन काश कि उस वक्त जिया को अपने फ्यूचर का पता होता तो वो अपने बापू की ये शर्त हरगिज नहीं मानती। अब तो जिया ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार जिया के बापू ने उसे खास तौर पर लड़कों से दूर रहने का आदेश दिया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बॉयज और गर्ल्स की साथ में ही क्लास ली जाती थी। जिया के परिवार के बड़े बुजुर्गों ने जिया को बहुत बुरा भला सुनाया, खास तौर पर जिया के चाचा और उसके कजिन्स ने, जो जिया से करीब 7 या 8 साल बड़ा था। लेकिन जिया के बापू उन दोनों के सामने जिया की ढाल बनकर खड़े हो गए, क्योंकि जिया ने उनकी शर्त जो मान ली थी। वैसे भी जिया के बापू अपनी उस बेटी की ख्वाहिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, जिसने उनकी इज्जत और मान सम्मान को कई गुना बढ़ा दिया था। इसलिए सबके विरोध के बावजूद भी जिया ने उस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, जो कि शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। जिया का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही था, क्योंकि जिया पढ़ लिखकर सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना नाम कमाना चाहती थी। जिया साइंस में पीएचडी करना चाहती थी, क्योंकि शुरू से ही जिया को साइंस सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद था। कुछ ही समय बाद जिया साइंस डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी स्टूडेंट बन गई थी,
और उसके प्रोफेसर्स भी उसकी मेहनत और लगन से बहुत खुश थे। कभी कभी तो जिया अपने प्रोफेसर से ऐसे ऐसे सवाल कर देती थी कि वो लोग भी जिया की शक्ल ही देखते रह जाते थे, और तब जिया को ऐसा महसूस होता था कि शायद उसके सवाल उसके प्रोफेसर की समझ से बाहर हैं, और फिर अगर जिया को अपने किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता था तो वो चुप हो जाती थी, क्योंकि जिया अपने प्रोफेसर्स को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी और वो खुद ही उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती थी। जिया ने बहुत कम दोस्त बनाए थे और लड़कों से तो उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, और लड़के तो जिया के लिए बस एक अनजान व्यक्ति होते थे। जब भी जिया की क्लास का कोई लड़का उससे बात करने की कोशिश करता, चाहे फिर वो बात पढ़ाई के मामले में ही क्यों ना हो, लेकिन जिया तुरंत ही उठकर वहां से चली जाती थी, क्योंकि जिया के कानों में उसके बापू की आवाज गूंजने लगती थी, जिन्होंने कहा था कि जिया बेटा, हमारे परिवार की परंपरा और सम्मान के खिलाफ कभी मत जाना। मैं तुम्हें पढ़ने की इजाजत तो दे रहा हूँ, लेकिन हमारी इज्जत और मान सम्मान की हिफाजत करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जिया को भी इस बात से क्या एतराज हो सकता था भला, क्योंकि उसे तो बस अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने सपने को सच कर दिखाना था। शायद इसीलिए तब जिया को अपने बापू की ये बातें और उनके हुक्म को मानना बहुत आसान लगा था, और जिया ने भी अपने बापू की वो शर्त मान ली थी। लेकिन तब जिया ये नहीं जानती थी कि इस यूनिवर्सिटी में उसकी टक्कर विराट आनंद नाम के शख्स से हो जाएगी, जो जिया को बचपन से ही उसके खून में घुले उसूलों और परंपराओं के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर कर देगा। और जिया अपने ही दिल पर इस कदर काबू खो देगी कि अपने बापू की शर्त को भी नजरअंदाज कर देगी। और फिर जिया की ये बगावत बहुत ही जल्द उसकी जिंदगी में एक तूफान का रूप लेने वाली थी। कहा जाता है कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन को किसी लड़की से प्यार हो जाता तो शायद वो भी अपनी रिलेटिविटी की सबसे बड़ी थ्योरी की किताब लिखने के बजाय प्यार पर कोई किताब लिख देते, क्योंकि प्यार एक अच्छे और समझदार इंसान को भी पागल बना देता है, और जब एक समझदार इंसान को किसी से सच्चा प्यार हो जाता है ना, तो उसकी अक्ल भी घास चरने निकल पड़ती है। जिया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कमबख्त इस प्यार शब्द ने जिया की सोच पर इस कदर जादू टोना कर दिया था कि उसका दिल उसके काबू से बहुत आगे निकल चुका था। इतना आगे कि अगर उसे पीछे मुड़ने के लिए उकसाया जाता तो शायद वो सीना चीरकर बाहर आ जाता और जिया के आशिक के कदमों में गिर जाता। और जिया का वही आशिक इस वक्त अपने हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स लिए जिया के सामने खड़ा था। जिया अपना पेपर देकर उछलती हुई बाहर आई तो विराट ने उसके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल थमा दी और जिया के हाथ से उसकी किताबें लेकर उसके साथ साथ चलने लगा। जिया ने भी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में स्ट्रॉ डाला और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए विराट के साथ साथ चलने लगी। एग्जाम्स से पहले जिया का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता था और फिर उसे नॉर्मल होने में बहुत वक्त लग जाता था, लेकिन विराट को देखते ही जिया की आधी टेंशन दूर हो जाती थी। और इतने कम समय में ही विराट ने जिया को इतनी अच्छी तरह से जान लिया था कि शायद इतना तो जिया खुद को भी नहीं जानती थी। विराट का साथ जिया के लिए घने पेड़ की छांव की तरह था, और जब विराट जिया से दूर जाता था तो जिया को ऐसा महसूस होता था जैसे कि अचानक ही वो धूप में खड़ी हो गई है। पता नहीं वो कौन सी कशिश थी जो जिया को विराट की तरफ इतनी शिद्दत से खींचती थी कि जिया खुद से ही बगावत करने पर उतर आई थी। जब जिया विराट के साथ होती थी तो वो अपनी असली पहचान तक भूल जाती थी, और जिया को तो ऐसा ही लगता था जैसे कि विराट ही उसकी असली पहचान है और उसकी परछाई है जो उससे छीन ली गई थी। और जिया अपनी उसी परछाई की तलाश में अब तक भटक रही थी, लेकिन अब जब विराट उसे मिल गया है तो जैसे कि जिया अपने आप से मिल गई है। विराट ने आज तक जिया को हाथ तक नहीं लगाया था और न ही कभी ऐसी जिद करता था, क्योंकि विराट जिया से प्यार करने से पहले उसकी इज्जत करता था, और यही वो चीज थी जिसने जिया को विराट की ओर आकर्षित किया था।
क्योंकि अगर कोई लड़का किसी लड़की से उसके दिल को लुभाने वाली बातें करे या फिर उससे चांद तारे तोड़ लाने के वादे करे, लेकिन उसकी चाहत की कद्र ना करे, तो उसका प्यार सच्चा नहीं होता। उसका प्यार तो बस सिर्फ किताबी बातों की तरह होता है, झूठ और मोह से भरा, और जब वो मोह खत्म हो जाता है तो प्यार भी हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। लेकिन विराट की तो बात ही अलग थी। वो जिया से बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, बल्कि उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों की कद्र करता था। विराट जिया के मूड के हिसाब से ही काम करता था। अगर जिया अपनी पढ़ाई में बिजी होती थी तो वो जिया को दूर से ही बस एक झलक देख लेता था और जिया के आसपास भी नहीं भटकता था। लेकिन जब जिया का दिल चाहता कि विराट उसके पास आए और उससे बातें करे, तो वो जिया के बुलाए बिना ही उसके पास चला आता था। जिया का चौथा सेमेस्टर चल रहा था और विराट का बीबीए का लास्ट सेमेस्टर था। उसके बाद विराट को अपने पापा का बिजनेस संभालना था, क्योंकि विराट एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, जो कि बहुत ही खुले विचारों वाले थे और वो अपने बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करते थे। क्योंकि विराट के पापा इस बात में मानते थे कि हर इंसान को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। क्योंकि इंसान को ये जिंदगी भगवान ने ही दी है और उसकी किस्मत लिखकर ही उसे इस धरती पर भेजा है, इसलिए वो कभी भी भगवान के लिखे के बीच में नहीं आते थे। और जिया एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी, जिसके पैर परंपरा और खानदान के उसूलों से बंधे हुए थे और जिसका दिल परिवार की इज्जत और मान सम्मान के ताले में बंद था, और जिया को उस ताले को खोलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ये कमबख्त दिल इजाजत कहाँ मांगता है, वो तो बस अपनी मनमानी ही करता है, और जिया का दिल भी अपनी मनमानी ही कर रहा था। लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब जिया के दिल को अपनी मनमानी महंगी पड़ गई और उसका दिल एक ऐसे इम्तिहान में पड़ गया जिसके सवाल नीट की एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल थे। विराट की बात सुनकर जिया एकदम से चौंक गई और उसके तो जैसे होश ही उड़ गए थे और वो हैरान और परेशान हालत में बस विराट को ही देखे जा रही थी, जैसे कि उसकी सारी समझ और अकल कहीं खो गई थी। कॉफी का वो पहला घूंट जिया के गले से बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा था, जो वो विराट के साथ बैठकर पी रही थी। क्योंकि विराट ने जिया से कहा था, जिया, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालने से पहले अपना घर बसा लूं और उसके लिए मुझे एक अच्छी पत्नी की जरूरत है। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? क्या तुम अपनी पढ़ाई शादी से पहले पूरी करना चाहती हो या फिर शादी के बाद? और जिया को तो यही समझ नहीं आया था कि विराट उससे ये बात पूछ रहा था कि बता रहा था। और जिया, जो अभी कोई बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं थी, वो तो बस सिर्फ प्यार करना चाहती थी, विराट की बात सुनकर एकदम से घबरा गई। जिया की आंखों में डर के भाव देखकर विराट ने कहा, जिया चिल यार, तुम चिंता मत करो, मेरे पापा सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। मेरे पापा तुम्हारे बापू से ऐसे तो डील करेंगे कि तुम्हारे बापू को मानना ही पड़ेगा। और फिर जब तुम्हारे बापू को मुझ जैसा हैंडसम और डैशिंग दामाद दिखेगा तो वो इतने खुश हो जाएंगे कि इनकार करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। विराट ने बहुत खुश होकर ये बात कही थी, लेकिन जिया तो अपने बापू का नाम सुनते ही घबरा गई थी। काश की प्यार में पड़ने से पहले जिया ने एक बार ये सोच लिया होता कि इस प्यार के नाम पर उसकी जिंदगी में कौन कौन सी बड़ी परीक्षाएं आने वाली हैं और क्या वो इन परीक्षाओं में पास हो भी पाएगी या नहीं। जिया, जो आज तक की हर परीक्षा में अपनी सफलता का झंडा लहरा रही थी, अचानक ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में मिलने वाली असफलता के बारे में सोचकर ही उसका बीपी बढ़ने लगा था। जिया ने तुरंत ही कॉफी का आधा कप घास पर रखा और वहां से उठकर जाने लगी, तो विराट भी उसके साथ ही उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, जिया, अभी तक ना तो तुम्हारी कॉफी खत्म हुई है और न ही हमारी बात। प्लीज जिया, नीचे बैठ जाओ और आराम से बात करो। विराट की ये बात सुनकर जिया फिर से वहीं बैठ गई, जैसे कि विराट की हर बात मानना उसके लिए एक फर्ज बन गया था।
जिया अब तक इस परीक्षा से भागती आ रही थी, लेकिन अब तो वो भाग भी नहीं सकती थी। जिया ने विराट को ये तो बता दिया था कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन वो विराट को कभी ये नहीं बता पाई थी कि उसके बापू ने उसे यूनिवर्सिटी भेजने से पहले उसके सामने एक शर्त रखी थी और उसने उस शर्त को पूरा भी कर दिया था। जिया अब अंदर ही अंदर पछताने लगी और खुद को कोसने लगी कि मैंने विराट से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ। और विराट जो बेचैन नजरों से जिया की ओर देख रहा था, मानो वो जिया के जवाब का इंतजार कर रहा था या फिर जिया की हाँ का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब जिया विराट को क्या जवाब देती कि उसके हिस्से की हाँ तो वो पहले से ही किसी और के लिए बोल चुकी है। लेकिन तब जिया को ये नहीं पता था कि उसका दिल उससे ही बगावत कर देगा और उसे अपनी जिंदगी में विराट आनंद मिल जाएगा, जिसके सामने दुनिया की किसी भी शर्त और किसी भी परंपरा का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जिया के पास विराट को ये बात बताने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। चाहे फिर ये बात सुनकर विराट का दिल टूट जाता या वो अपने इस प्यार पर मातम मनाता। लेकिन फिर जिया ने सोचा कि एक ना एक दिन तो हम दोनों को अपने प्यार पर मातम मनाना ही था, तो फिर आज ही क्यों ना मना लें। और जब जिया ने विराट को सारी सच्चाई बताई तो वो कुछ देर के लिए चुपचाप जिया की तरफ ऐसे तो देखता रहा जैसे कि उसके पास आगे कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। वो जिया जिसे विराट ने शायद अपनी होने वाली पत्नी मान लिया था और उसे अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहता था, आज उसी जिया के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर विराट का दिल तो पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन अब जिया भी क्या कर सकती थी, क्योंकि जिया को पता था कि एक ना एक दिन तो विराट को इस दर्द का सामना करना ही पड़ेगा। जिया अपनी बात खत्म करके बेजान कदमों से वहां से उठी और वापस अपने घर की ओर चल दी। और अब जिया जानती थी कि अब ना तो विराट पीछे से उसे आवाज देगा और न ही ये कहेगा कि तुम्हारी कॉफी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिया अपनी आधी कॉफी के साथ साथ अपने प्यार का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर चुकी थी। और आज जिया अपने घर की दहलीज पर खड़ी थी और उसने अपने चारों ओर एक बड़ी सी चादर लपेट रखी थी और इस वक्त जिया का एक पैर अपने घर के अंदर था तो दूसरा घर के बाहर था। घर के अंदर जिया के खानदान की परंपराएं थी, जिया के बापू के उसूल थे और साथ ही जिया के बापू की वो शर्त थी जिसने जिया के पैरों को जंजीरों में जकड़ रखा था। और घर के बाहर सिर्फ एक ही चीज थी जिसके लिए जिया ने अपने बापू के उसूलों के खिलाफ बगावत कर दी थी। अपने खानदान की बाकी लड़कियों की जिंदगी की डोर जो जिया के हाथ में थी और जिया ने जिसके लिए खुद को उस डोर से आजाद कर लिया था, वो चीज थी उसका प्यार विराट, जो सामने ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठा जिया का इंतजार कर रहा था। आज विराट की आंखों में बेचैनी और बेकरारी थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप गाड़ी में बैठा जिया का इंतजार कर रहा था। विराट ने ये फैसला जिया पर छोड़ दिया था क्योंकि वो जिया के फैसले का सम्मान करना चाहता था, वो फैसला जो शायद जिया बहुत पहले कर चुकी थी। और इसीलिए आज जिया ने अपने कदम उस दिन उस कमरे में सिर्फ जिया और उसके बापू ही मौजूद थे। और ये उन दिनों की बात है जब जिया अपने बापू से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की इजाजत मांग रही थी। पहले तो जिया के बापू ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने जिया के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनते ही वो बिल्कुल चुप हो गई थी। लेकिन फिर जिया ने सोचा कि उसके लिए तो उसकी पढ़ाई और उसके सपनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और फिर जिया को अपने बापू की ये बात कभी ना कभी तो माननी ही थी, इसलिए उसने अपने बापू की शर्त पर हाँ में सिर हिलाया और कहा, बापू आप जो भी फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर है, बस आप मुझसे मेरे सपने मत छीनिए। जिया के बापू जिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और फिर जिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, जिया बेटा, कल जब तुम यूनिवर्सिटी जाओगी ना तो अकेली नहीं जाओगी, बल्कि अपने परिवार की दूसरी लड़कियों का भविष्य भी अपने साथ लेकर जाओगी। अगर तुम हमें निराश नहीं करोगी ना तो इस परिवार की दूसरी लड़कियां जो इस घर की चारदीवारी में कैद हैं,
वो भी अपने सपने पूरे कर सकेंगी। क्योंकि पहले तो मुझे ये लगता था कि अगर हम अपने घर की औरतों को घर से बाहर भेजेंगे तो हमारी बदनामी होगी, लेकिन तुमने मेरी इस सोच को बदल दिया है और मुझे तुम पर गर्व होने के साथ साथ पूरा भरोसा भी है कि तुम हमारे खानदान के उसूलों का मान रखोगी। और फिर अब जब तुमने मेरी शर्त मान ली है, उसके बाद तो मुझे तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजने में कोई भी एतराज नहीं है। जिया सिर झुकाए अपने बापू का हुक्म सुन रही थी और उसका दिल भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उस वक्त जिया का दिल एक कोरे कागज की तरह साफ था, जिस पर किसी के प्यार की पहली बूंद भी नहीं गिरी थी। और शायद यही वजह थी कि जिया को उस वक्त ये शर्त इतनी बड़ी नहीं लगी थी। 2 दिन बाद ही जिया ने अपने बापू के दिए हुए उस शर्त के कागज पर दस्तखत कर दिए थे, जो सिर्फ एक कागज नहीं था बल्कि रजिस्टर्ड मैरिज के पेपर्स थे। जिया के बापू ने जिया के बचपन में ही उसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे विक्रम से तय कर दिया था, जिस पर आज उन्होंने जिया की रजामंदी की मोहर भी लगा दी थी। लेकिन फिर दोनों परिवारों ने मिलकर ये फैसला किया कि जैसे ही जिया अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी तो वो लोग अपने बच्चों की शादी पूरे गांव और समाज के सामने धूमधाम से करेंगे। विक्रम, जो जिया के बापू के दोस्त का बेटा था, उसकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और जिया तो उसे किसी भी तरह से अपने लायक नहीं समझती थी। तो क्या हुआ अगर वो भी पास वाले गांव के बहुत बड़े जमींदार का बेटा था, लेकिन जो इंसान जिया की सोच के साथ मेल नहीं खाता था, जिया की इज्जत करना नहीं जानता था, उसकी धन दौलत और उसका स्टेटस जिया के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। क्योंकि एक शिक्षित और समझदार इंसान अपने जीवन साथी को भी अपने जैसा ही देखना चाहता है, ताकि उन दोनों की सोच आपस में मिल सके। लेकिन विक्रम तो जिया जैसा बिल्कुल भी नहीं था। मगर जिया को तो सिर्फ अपने बापू के आदेश का पालन करना था, क्योंकि उसे पढ़ लिख कर अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा करना था। बस इसीलिए जिया ने चुपचाप वो रजिस्टर्ड मैरिज के पेपर्स पर साइन कर दिया था। और फिर अगले ही दिन जिया ने अपना सपना पूरा करने के लिए उस यूनिवर्सिटी में कदम रख दिया। लेकिन जब उसकी मुलाकात विराट से हुई तो उसके दिल ने एक सवाल पूछा कि क्या वाकई में इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो औरतों की राय को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं और उनका इतना सम्मान करते हैं, वो सम्मान जो हमारा धर्म हमें सिखाता है। जबकि कुछ लोग खुद को सबसे ज्यादा धार्मिक मानते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि औरतों को भी अपनी राय देने का पूरा हक होता है और उनकी राय को भी इस समाज में सम्मान मिलना चाहिए। औरतों को गुलाम समझकर उन पर जबरदस्ती अपना अधिकार जताना और उन्हें अपने पैरों की जूती समझना बिल्कुल गलत है। विक्रम की सोच भी बिल्कुल ऐसी ही थी, औरतों को अपने पैरों की जूती समझने वाली। विक्रम तो बस इसी इंतजार में था कि कब जिया उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आ जाए और कब वो जिया को अपना गुलाम बनाकर उस पर अपना रौब जमाए। क्योंकि एक बार अगर जिया की शादी विक्रम से हो जाती तो फिर तो जिया को सिर्फ विक्रम के हिसाब से ही जीना था, जिसे जिंदगी का नाम तो नहीं दिया जा सकता था। अब जिया की एक तरफ विराट आनंद था, जो अपने आप में ही अनोखा था और जिसकी आंखों से औरतों के लिए सम्मान झलकता था। विराट एक समझदार इंसान था और वो जानता था कि औरत भी एक इंसान होती है और उसकी भी अपनी पसंद और नापसंद होती है, जिसे भेड़ बकरियों की तरह अपनी मर्जी से नहीं चलाया जा सकता। तो दूसरी तरफ विक्रम था, जो विराट से बिल्कुल उलट था, जिसकी नजर में मर्द एक औरत से कहीं ज्यादा ऊंचा था, इतना ऊंचा कि अगर वो चाहे तो अपने जूते की नोक से अपनी औरत को कुचल भी सकता था और वो इसे अपना हक समझता था। अब जिया अपनी जिंदगी का फैसला सिर्फ प्यार की कसौटी पर नहीं कर सकती थी, बल्कि अब तो वो सही और गलत के दोराहे पर खड़ी थी। और इस सही और गलत की पहचान करना उसने अपने स्कूल और कॉलेज में भी सीखा था और हमारा धर्म भी हमें ये पहचान करना सिखाता है। बस इस जानकारी से अगर कुछ लोग अनजान थे तो वो थे जिया के परिवार वाले। इसलिए जिया ने एक ऐसा जोखिम उठाने के बारे में सोचा जिसकी कल्पना वो कभी अपने सपने में भी नहीं कर सकती थी।
और अब ये फैसला सिर्फ जिया के दिल का ही नहीं था, बल्कि उसके दिमाग का भी था, क्योंकि अब वो अच्छे और बुरे का फर्क अच्छी तरह से समझ चुकी थी। जिया ने अपने हक के लिए अपने बापू से बात करने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया जिसने जिया की जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। जिया के भविष्य की सारी प्लानिंग पर पूरी तरह से पानी फिर गया, क्योंकि जब जिया ने विराट को अपने बापू की शर्त के बारे में बताया और कॉफी के आधे कप के साथ अपनी प्यार की कहानी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और फिर जब पीछे मुड़कर देखा तो विराट की आंखें अपने टूटे हुए दिल का दर्द बयां कर रही थीं। लेकिन फिर अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि जिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो धंसकर जमीन पर गिर गई, क्योंकि विक्रम ने जिया और विराट को एक साथ देख लिया था। आज ड्राइवर की जगह विक्रम खुद ही जिया को लेने आया था, और शायद आज जिया की हमेशा के लिए घर वापसी थी। विक्रम ने जिया को बाजू से पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, तो जिया उसकी मजबूत पकड़ से लाल हो गई। और विराट तो विक्रम की इस बदतमीजी की हद देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि विराट का शायद पहली बार ऐसे इंसान से पाला पड़ा था जिसने औरतों की बेइज्जती करने में पीएचडी कर रखी थी। एक तो अपने प्यार के दूर होने से विराट पहले से ही बहुत दुखी था, लेकिन विक्रम की अचानक से हुई इस हरकत से तो वो और भी ज्यादा दंग रह गया था। लेकिन फिर विराट ने भी वही किया जो एक शरीफ और समझदार इंसान करता है, क्योंकि विराट ने न सिर्फ प्यार का पाठ पढ़ा था, बल्कि वो इंसानियत के नियमों को भी अच्छी तरह से जानता था। इसलिए विराट ने विक्रम के साथ जैसे को तैसा वाला रास्ता अपनाया और खींचकर एक थप्पड़ विक्रम के चेहरे पर जड़ दिया। और तभी विक्रम के गुंडों ने विराट पर बंदूक तान दी, जिसे देखकर जिया की तो जैसे जान ही निकलने वाली थी, लेकिन विराट तो उनकी बंदूकों से भी नहीं डरा था। वो तो बस जिया की आंखों में वो बिनती देख रहा था जो जिया अपनी आंखों के इशारे से उससे कर रही थी, प्लीज विराट मुझे भूल जाओ और खामोशी से मुझे यहाँ से जाने दो। और जिया की आंखों में ये बिनती देखकर विराट एकदम से चुप हो गया था, और वो बेशर्म और घमंडी इंसान विक्रम अपने गुंडों के साथ जिया को घर ले आया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अब जिया को एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से आज उसने न सिर्फ अपना प्यार खोया है, बल्कि उसने अपनी शिक्षा भी खो दी है। आज जिया जोर जोर से अपने कमरे का दरवाजा पीट रही थी और बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, क्योंकि जिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और ये सजा किसी कोर्ट ने नहीं सुनाई थी, बल्कि ये सजा तो जिया को उसके कागजी पति और उसके बापू ने सुनाई थी। 3 दिन बाद जिया की बारात आने वाली थी, लेकिन जिया जानती थी कि उसके घर से उसकी बारात नहीं, बल्कि उसकी अर्थी उठने वाली है। लेकिन अब बात सिर्फ जिया के प्यार की ही नहीं थी, बल्कि उसके हक और सम्मान की भी थी। उस एक कमरे के कोर्ट रूम में हर कोई चुपचाप बैठा था और बस उम्मीद भरी निगाहों से जिया की तरफ देख रहा था, या फिर शायद उन सब की आंखों में एक शक था, जैसे कि उन्हें जिया पर भरोसा ही नहीं था। जिया अपनी सूजी हुई आंखों को और जख्मी दिल से उठ रहे दर्द को दबाते हुए अपने हक के लिए, अपनी जिंदगी के लिए और शायद अपने प्यार के लिए भी आवाज उठाने जा रही थी, क्योंकि अगर आज जिया अपनी आवाज को दबा देती तो वो अपनी ही नजरों में सबसे बड़ी पाखंडी और दोगली लड़की बन जाती, जिसने आज तक जो भी सबक सीखे थे वो सबके सब झूठे साबित हो जाते। और जिया को ये लड़ाई सिर्फ अपने प्यार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई के लिए भी लड़नी थी। इसलिए जिया ने ऊंची आवाज में कहा कि मुझे विक्रम से तलाक चाहिए। और जिया की ये बात सुनते ही कमरे में बैठे बहुत से चेहरे काले पड़ गए, लेकिन सिर्फ एक चेहरा चमक रहा था, क्योंकि उसने कभी भी जिया पर और उसके फैसलों पर शक नहीं किया था, और वो चेहरा था विराट आनंद का। जिया जले हुए पैरों वाली बिल्ली की तरह उस कैद खाने में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी कि तभी अचानक से दरवाजा खुला और जिया के बापू अपनी आंखों में लाल अंगारे लिए कमरे में दाखिल हुए। जिया ने अपने बापू की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देखा,
क्योंकि जिया ही वो लड़की थी जिसने पूरे देश में उनका सम्मान बढ़ाया था। जिया के बापू उसके करीब आए और उन्होंने जिया को अफसोस के साथ देखा और फिर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। जिया जो अपने बापू को समझाने वाली थी और उन्हें बताने वाली थी कि कैसे उनके दोस्त के बेटे ने सबके सामने उसको बेइज्जत किया और उसे सबके सामने उठाकर ले आया, वही जिया अपने बापू से विक्रम से भी ज्यादा अपमान सहकर जमीन पर गिर पड़ी। जिया के बापू ने जिया से कहा, बेशर्म लड़की, अपने परिवार की इज्जत को खराब करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? क्या इसीलिए मैंने तेरी इच्छा पूरी की थी ताकि तू वहाँ अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा सके? क्या यही सिखाया जाता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में? और क्या तेरी किताबों में भी यही लिखा है कि अपने घर की इज्जत को सरेआम नीलाम कैसे किया जाए? मैंने तेरी सारी की सारी किताबें जला दी हैं और आज से तेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद। 1 हफ्ते बाद तेरी शादी की तारीख तय हो चुकी है और अब तू इस घर से बाहर कदम उसी दिन रखेगी जिस दिन तू यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल जाएगी। आई बात समझ में? शुक्र मनाओ कि विक्रम जैसे इज्जतदार इंसान ने तुम्हें स्वीकार कर लिया और कहा कि घर की इज्जत घर में रहे तो ही अच्छा है और मुझे तो उस लड़के पर गर्व है। इतना कहकर जिया के बापू उस कमरे से चले गए, लेकिन जाते जाते वो जिया के लिए ढेर सारे सवाल छोड़ गए कि क्या जिया का विराट के साथ यूं ही बैठना ज्यादा गलत था या विक्रम का जिया को गुंडों की तरह वहां से उठा लाना ज्यादा गलत था? क्या विक्रम का इज्जत और सम्मान के नाम पर भीड़ के सामने एक लड़की की इज्जत को तार तार करना ज्यादा गलत था या फिर जिया की सिर्फ एक विनती पर विराट का विक्रम की गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी कदम ना उठाना ज्यादा गलत था? जिया तो अपने बापू से ये कहने वाली थी, बापू मैंने आपकी शर्त का मान रखा है और विराट को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया है। और जिया शायद अपने इस फैसले पर खरी भी उतरती, लेकिन फिर विक्रम का अचानक ही उसे बेइज्जत करके घर ले आना और जिया के बापू का उसे इस हद तक गलत समझना, इन सभी सवालों का जिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब बचा था और वो जवाब था बगावत। जिया जिसका एक कदम आज दहलीज के अंदर था और अब वो अपने इस कदम को भी बाहर रखने की सोच रही थी कि तभी अचानक एक हाथ जिया के कंधों पर पड़ा तो जिया की तो जैसे जान ही निकल गई थी। और फिर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो घर के बाहर रखा हुआ कदम भी उसने वापस घर के अंदर ले लिया और वापस घर के अंदर की ओर भाग आई। और विराट जो गाड़ी में बैठा जिया को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी, जैसे कि उसने पहली बार जिया से कोई गलत उम्मीद लगाई हो और अब उसकी वो सारी उम्मीदें टूट गई हों। विराट की आंखों में मोती चमकने लगे थे, लेकिन जिया तो अपना मन बना चुकी थी। जिया वापस अपने घर की तरफ भागी और अपने लाउंज के दरवाजे पर पहुंच गई। जिया की आंखों में ढेर सारे आंसू जमा हो गए थे, क्योंकि जिया ने जो फैसला किया था और इस फैसले में जिसने जिया का साथ दिया था, जिया को उस इंसान का शुक्रिया अदा करना था। जिया जाकर उस इंसान के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जिया की अपनी माँ ही थी। जिया की माँ ने ही जिया को उस कमरे से आजाद किया था, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बेटी उन औरतों से बिल्कुल अलग है जिन्हें खानदान के उसूलों के नाम पर उनकी खुशियों, उनके सपनों, यहाँ तक कि उनके बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। और जिया वो पहली लड़की थी जिसने इन तीनों चीजों के लिए अपने खानदान के उसूलों से बगावत की थी। जिया अपनी माँ के सीने से लगकर उन्हें अलविदा कहने लगी, तब उसकी माँ ने कहा, जिया बेटा, औरतों के हक की ये लड़ाई तुम्हें सिर्फ अपने लिए ही नहीं लड़नी है, बल्कि हर उस औरत के लिए लड़नी है जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती। जिया ने भी अपनी माँ की बातों को अपने पल्लू से गांठ बांध कर रख लिया और उनसे वादा करते हुए नम आंखों से अपने घर की दहलीज पार कर गई। जिया ने बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था और आज उस अदालत में बैठकर उसने अपने इस फैसले पर मुहर भी लगा दी थी।
जिया अपनी जिंदगी उन झूठी परंपराओं में बंद कर नहीं गुजारना चाहती थी, क्योंकि उसे भी अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक था, और यह हक जिया को उसके प्यार ने नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा ने दिया था। जिया ने अपने हक के लिए लड़कर विक्रम नाम के गुंडे से खुद को आजाद करवा लिया, और तब जाकर कहीं उसने आजादी से भरी सुकून की सांस ली। जिया ने तलाक के साथ साथ अपनी जान की रक्षा के लिए भी कानून का सहारा लिया, ताकि उसे कोई भी इंसान नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि जिया जानती थी कि अगर उसे मार दिया जाता तो उसकी मौत दूसरी लड़कियों के लिए डर का कारण बन जाती, और फिर उनकी तरक्की में बाधा बन जाती। उस रात जब जिया विराट के साथ अपने घर की दहलीज पार कर रही थी, तो विराट जिया को एक सुरक्षित जगह पर ले आया था, और वो सुरक्षित जगह थी विराट की मौसी का घर, जो एक एनजीओ चलाती थी, जहां पीड़ित लड़कियों को उनके अधिकारों के लिए जीना सिखाया जाता था। जिया कोर्ट पहुंचने तक विराट की मौसी के घर पर ही रुकी थी, और फिर विक्रम से तलाक लेने के बाद विराट से शादी होने तक वो वहीं रुकी थी। कुछ ही दिनों में जिया और विराट की शादी हो गई, लेकिन जिया तो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो अपने प्यार को पाकर ज्यादा खुश है, या फिर अपनी आजादी को पाकर ज्यादा खुश है। अपने हक की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद जिया बहुत ही खुश नजर आ रही थी, और आज वो पहली बार पिंजरे से आजाद हुए पंछी की तरह सांस ले रही थी। जिया को अपने परिवार की सभी लड़कियों को उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकालना था, लेकिन ये काम उसके लिए लोहे के चने चबाने जितना ही मुश्किल था, क्योंकि उन लड़कियों के विचारों पर पुरानी और गलत परंपराओं का मजबूत प्रभाव था, जिसे बदलने के लिए एक खास दृष्टिकोण की जरूरत थी, जो हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन जिया भी हार मानने वालों में से नहीं थी, क्योंकि उसने अपने घर की दहलीज पार करने से पहले अपनी मां को वचन दिया था कि वो अपनी बहनों को भी इन झूठी परंपराओं के बंधन से जरूर मुक्त कराएगी। आज उस बात को 7 साल बीत चुके हैं, और जिया ने अपना सपना और अपनी मां से किया हुआ वादा दोनों को पूरा कर दिखाया। जिया ने अपने ही गांव में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज बनवाए, जहां लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में दी जाती थी, और जो लोग गरीब होते थे उन लड़कियों के लिए तो पूरी फीस माफ कर दी जाती थी। जिस दिन गांव में स्कूल और कॉलेज का उद्घाटन था, उस दिन देश के शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया गया था, और शिक्षा मंत्री को देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। और जब शिक्षा मंत्री उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री कोई और नहीं बल्कि खुद जिया ही थी। देश की हर लड़की को शिक्षा मिले, इसलिए जिया ने लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की थी, और मैट्रिक और इंटर पास करने वाली लड़कियों के परिवारों को इनाम के तौर पर एक निश्चित राशि दी जाती थी। और इसकी शुरुआत जिया ने अपने गांव से की थी, जिसे देखकर पूरे गांव को जिया पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ था। जिया की कामयाबी और लड़कियों के लिए कुछ कर दिखाने की उसकी लगन को देखकर एक बाप का दिल भी पिघल गया, और जिया के बापू ने भी उसे दिल से स्वीकार कर लिया, और आज उन्हें अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा फक्र महसूस हो रहा था। जिया की कहानी देश भर में फेमस हो चुकी थी, जिसे देखकर देश का गरीब से गरीब इंसान भी अपनी बेटी को शिक्षा देने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगा था। आज देश की हर बेटी को शिक्षा मिल रही थी, ये देखकर जिया के दिल को सुकून मिल गया था, क्योंकि आज उसका देश की सभी बेटियों को शिक्षा देने का सपना पूरा हो चुका था। और इन सब में जिया का साथ दिया था विराट ने, जो हकीकत में जिया के लिए एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी साबित हुआ था। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राधे राधे।